हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे लाइट यानी प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये एक आपको मौका मिल रहा है, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और बहुत से लोग करीब पढ़ ही चुके हैं कहीं न कहीं हाई स्कूल और हमारे एग्ज़ामों में। तो एक बार हमारी यहाँ पे टेस्टिंग भी हो जाएगी कितना हमारा तैयार है पेपर, और अगर अभी तैयार नहीं है तो हमें लोगों को उस हिसाब से और मेहनत करनी है और हम बाकी जो भी इन क्वेश्चनों से रिलेटेड और हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारी ही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इन क्वेश्चन के साथ साथ में और आने वाले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने रखा है कि प्रकाश की गति, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? देखिए, ऑप्शन आपके लिए है हवा यानी एयर, पानी यानी वाटर, निर्वात यानी वैक्यूम और कांच यानी ग्लास। तो हम लोग यहाँ पे अपना माइंड जरूर लगा सकते हैं। क्या है, एक बार कमेंट आप भी कर दें कि सर ये वाला था, ठीक है। तो देखिए, हवा जाहिर सी बात है, हमारा हवा और निर्वात, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं भाई। अगर सिर्फ हवा दिया होता, निर्वात दिया तो सही था, लेकिन यहाँ पे हवा निर्वात अगर दोनों की बात कही गई है, ठीक है, तो हवा और निर्वात दोनों ही दिए हों तो यहाँ पे निर्वात वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। निर्वात वाला जो ऑप्शन है वो हमारा मतलब ज़्यादा ठीक रहेगा। और हवा निर्वात में थोड़ा सा जो हमारा प्रकाश है उसकी वेग या उसकी गति या स्पीड कहें, उसमें बदलाव ज़रूर आता है। देखिए, प्रकाश को भी चलने के लिए क्या है, जितना ही ऐसा माध्यम मिलेगा जहाँ पर बहुत कम रुकावटें हैं तो वहाँ पर प्रकाश और तेज़ी से चलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। किससे ज़्यादा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है प्रकाश की गति। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इतनी स्पीड से ज़्यादा इस ब्रह्मांड में और किसी की स्पीड भी नहीं होती है, ठीक है। तो प्रकाश की गति से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस गति से ज़्यादा गति को या इसके बराबर गति को प्राप्त कर सके। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा सबकी गति से ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, हाँ, और ठीक है, बात समझ गए। ये प्रकाश की गति का एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पहले किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि प्रकाश की गति कितनी होती है। पहले लोग इसको क्या था, अनंत मानते थे, इनफाइनाइट मानते थे। लेकिन बाद में इस पे कुछ डिस्कवरी हुई, कुछ लोग हमारे आए, कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी गति को जो है इसकी गति को बताने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली इसको बताया भी है। तो कौन से साइंटिस्ट हैं कुछ हमें अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे उसको भी जब हम चैप्टर अपना पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश की चाल यहाँ पे दे रखी है भाई, आप ये भी याद कर सकते हैं। निर्वात में दिए, पानी में 2.25 10⁸ और कांच में कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हवा वाली तो सभी जानते हैं, तो ये भी थोड़ा देख लें, कोई पता नहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसके द्वारा प्रदान किया गया था। जो प्रकाश का क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम प्रिंसिपल है, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आइंस्टीन या फिर प्लैंक या फिर न्यूटन या फिर फैराडे, चारों में से किसके द्वारा इसको बताया गया था, ठीक है। देखो, क्वांटम थ्योरी, क्वांटा जो वर्ड हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था कि एक क्वांटा होता है और उस क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। क्वांटा या फोटान जिसको कहते हैं, एच न्यू एनर्जी इसकी
यानी जो हमारा फोटॉन आता है, लाइट को हमने बताया था यहाँ पर क्वांटम थ्योरी में कि वो कैसा है, कण के रूप में आती है। लाइट जो है कण के रूप में होती है और वो कई बंडलों के पैकेट के रूप में आती है। ठीक है, मतलब जो हमारे पैकेट जो लाइट के जो कण हैं वो एक बंडल के फॉर्म में होते हैं, और एक बंडल को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, जिसकी एनर्जी इतनी होती है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, या फिर फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो जो हमारा एच प्लांक कांस्टेंट है, तो इस थ्योरी को प्लांक जी ने ही दिया है। ठीक है, किसने दिया है, प्लांक जी ने दिया है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एच हमारी ई इक्वल टू एच न्यू होता है और एच प्लांक कांस्टेंट होता है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था, क्वांटम थ्योरी को प्लांक जी ने दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, और एक फार्मूला और बन जाता है यहाँ पर, इसको भी हम देख लें जरा। एच न्यू को एच सी अपान लेमडा, क्या एच सी अपान लेमडा जो एच न्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एच तो एच रहेगा, न्यू जो आवृत्ति होती है इसकी जगह पे बी अपान लेम सॉरी सी अपान लेमडा, हाँ वी कह सकते हैं किसी केस में, सी अपान लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी अपान लेमडा। तो न्यू को सी अपान लेमडा लिखा जा सकता है, न्यू को सी अपान लेमडा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा क्या होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य या फिर वेवलेंथ बोलते हैं, किसकी, प्रकाश की, जो लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, समझ में आ रही बात, कैसे बना है ये भी बता दूं क्या मैं आपको। जो है देखो, प्रकाश है ना, प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होता है, वो क्या होता है एक तरीके से, एक मिनट, वेग चाहे किसी का हो, प्रकाश का वेग है चाहे और कोई वेग हो, तो वेग क्या होता है भाई, हम प्रकाश की वेग करें बात करें तो सी से लिखेंगे। वेग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस को लेमडा से लिखा जाएगा। और टाइम जो होता है, टाइम यहाँ पर जो लिखा जाएगा, देखिए टाइम फ्रिक्वेंसी के अगर टर्म में टाइम को लिखें तो 1/t लिख सकते हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है यहाँ पर, जो टी है ना, टी मतलब यहाँ पर क्या है हमारा टाइम पीरियड, उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो सी इक्वल टू आ जाएगा टी लेमडा, क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू टी लेमडा आ जाएगा, टी लेमडा। ठीक है, चलिए, या इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं यार, सीधा सा वही लिख लो, क्या लिख लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। 1/t को क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लेमडा अपान में क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकालें तो देखो, न्यू को इधर ले आओ पहले, तो सी न्यू इक्वल टू लेमडा। अब न्यू को यहीं रखो तो क्या हो जाएगा, लेमडा अपान सी हो जाएगा। तो न्यू की जगह पे हम लेमडा अपान सी लिख सकते हैं, न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा अपान सी। लेमडा डिस्टेंस है और यहाँ पर सी क्या है, समझ गए, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार कमेंट करें कि सर नहीं समझे, दोबारा समझाएंगे फिर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। क्या है, देश का विचलन कोण सबसे कम होता है। देखिए, सबसे कम विचलन कोण होता है वो हमारा वायलेट या हमारी जो बैगनी रंग का रंग है, इसके लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। और जिसके लिए विचलन कोण सबसे कम, हाँ एक मिनट यार, सबसे कम तो लाल का होगा। ठीक है, बैगनी का नहीं, बैगनी का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, बैगनी का जो विचलन कोण है वो सबसे ज़्यादा होगा, बैगनी का जो विचलन कोण है वो सबसे ज़्यादा होगा। विचलन कोण जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो हमारी लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, स्कैटर मतलब फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बैगनी रंग है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो लाइट है बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है आकाश में। ब्लू है, बैगनी है, तो ये जब हमारी सन से लाइट आती है तो ये कलर जो है ऊपर ही क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब वहाँ पे धुएं के कण और भी पार्टिकल मौजूद रहते हैं हमारे स्पेस में,
तो वहाँ से जब लाइट हमारी पास होती है, गुजरती है, तो क्या होता है कि वो जो लाइट है उन पार्टिकल से टकराती है, टकरा कर के जो है वो उसके जो है कुछ जो कलर हैं वो वहीं रास्ते में ही फैल जाते हैं, और वो कलर हमारे बैंगनी है और हमारा नीला है। तो इनका मिला जुला जो प्रभाव है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो हमसे ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी वजह से ही हमारा क्या हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही क्या हो जाता है, एक आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो बैगनी फैल जाता है कि इसका जो एंगल है, विचलन कोण है, डिवाइशन एंगल है, वो जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम लाल रंग का होगा। और इसीलिए मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि हमारा जो सूर्य होता है, सन होता है, तो वो क्या है कि शाम के समय और जब सूर्य निकलता है उस समय हमें लाल ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और दिन में उतना लाल नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सुबह और शाम में क्या होता है, इवनिंग और मॉर्निंग में क्या होता है, जो सूर्य हमारे हमसे बहुत दूरी पे होता है। जब बहुत दूरी पे होता है तब होता क्या है कि जो हमारी लाइट जो सन से आ रही है वो उसमें क्या होता है कि जो और कलर हैं वो धीरे धीरे रास्ते में स्कैटर होते रहते हैं, स्कैटर होते रहते हैं और वहीं पे फैल जाते हैं। और हमारे आँखों के पास जो लाइट आती है उसमें ज़्यादातर जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो लाल रंग का रह जाता है। किसका रह जाता है? रेड कलर का रह जाता है। इसलिए हमको जो है सन वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, बाकी जो हमारे कलर हैं वो रास्ते में फैल जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का। अब क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स बोलते हैं। साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? देखिए, प्रकाश का जो फैलना है वो हमारी कौन सी घटना होती है? वो होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, विसरण होता है वो हमारा किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो गैस के कणों का जाना, उसको विसरण कहते हैं। हस्तक्षेप नहीं, ध्रुवीकरण है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो होता है, यही जो घटना है, इससे ये पता चला कि जो हमारी प्रकाश है वो कैसी है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे पता लगा? देखो, पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है कि जब हम प्रकाश को किसी ऐसी चीज़ से पास करते हैं, जैसे हमारा क्वार्टज होता है, एक पत्थर टाइप की चीज़ें हैं, ऐसी किसी चीज़ से जब हम पास करते हैं तो इसमें जो प्रकाश के कंपन हैं वो एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, पहले हर डायरेक्शन में होते हैं, और जब उससे हम पास करा देते हैं तो उसके जो हमारे वाइब्रेशन है या कंपन है वो एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं। कैसे, थोड़ा मैं समझाऊँ आपको। इस तरीके से मान लो कि जब प्रकाश हमारा जा रहा था ऐसे, तो इसमें वाइब्रेशन थे, ऊपर भी हो रहे थे, नीचे भी हो रहे थे, ऊपर भी हो रहे थे, नीचे भी हो रहे थे। ठीक है, जब हमने इसके आगे कुछ हमने मीडियम रख दिया जिसको हम क्वार्टज वगैरह बोल रहे थे, क्वार्टज, तो जब इससे पास हुई लाइट, अब इसके जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में मिले, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? देखो, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंग क्या होती है, जिसमें तरंग जैसे इधर को जा रही है और कंपन इसके ऊपर नीचे हों। कैसे हो? ऊपर नीचे हों। तो ये ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तरंग के चलने की लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमारे वाइब्रेशन होते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और अगर वाइब्रेशन हमारे तरंग के चलने की डायरेक्शन में ही होते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग बोली जाती है। ठीक है, कैसी बोली जाती है? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूड वेव बोली जाती है।
उसमें जैसे तरंग इधर जा रही है तो वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कभी पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे। तो वाइब्रेशन भी तरंग की चलने की डायरेक्शन में होते जाते हैं। तो वो अनुदैर्ध्य तरंग बोली जाती है और ये अनुप्रस्थ तरंग बोली जाती है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों? क्योंकि यार इसमें नीचे भी वाइब्रेशन हो रहे थे, ऊपर भी हो रहे थे, लेकिन हमने इससे पास किया तो नीचे वाले कट हो गए। तो कट क्यों हो गए? क्योंकि ये देखो नीचे ऊपर है तभी तो इसने कट कर दिया। ऐसे ऐसे होती तो तुम पूरी जैसी की तैसी निकलती है ना, कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ बदलाव आ गया। तो पोलराइजेशन से साबित हो गया है कि हमारी जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ लिखा भी है, पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सूर्य की रोशनी को उसके संघटक कंस्टिट्यूएंट वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं, संघटक रंगों में, कलर में कौन विभाजित कर सकता है। मतलब जिससे हमारा जो सूर्य की रोशनी है वो 7 रंगों से बनी हुई है, तो उसको अलग अलग कौन कर सकता है, विभाजित कौन कर सकता है? अपवर्तन में थोड़ी ना ऐसा होता है। अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड बदलती है, यानी कि जो वो उसका रास्ता बदल जाता है चलने का। ठीक है। परावर्तन में क्या होता है, जब लाइट गिरती है किसी चिकने माध्यम पर, किसी सरफेस पर, तो क्या होता है, वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। परावर्तन हो गया। प्रिज्म से क्या होता है, जब लाइट हमारी इस पर गिरती है, बाहर निकलती है, तो वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो प्रिज्म ऐसा एक हमारा डिवाइस है जो प्रकाश को उसके 7 रंगों में तोड़ता है। ठीक है। विकिरण नहीं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। विकिरण क्या होता है, रेडिएशन जब कोई वस्तु हमारी गर्म की जाती है वगैरह वगैरह, या किसी भी ऐसे भी कुछ हमारी जो चीज़ें हैं जिनसे कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं, वो विकिरण होती है। गर्म करने पर निकले या कैसे भी निकले, विकिरण, रेडिएशन जिनको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर हमारा प्रिज्म से है, जिसमें पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, लाइट को जो है इमेज बनाता है, ये प्रकाश को गुजरने से रोकता है, मतलब इस लाइट को पास नहीं होने देता है, इसके जरिए गुजर रहे प्रकाश तितर बितर करता है, प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है, अपवर्तित नहीं करता है। अपवर्तन क्या होता है, मार्ग से हटना, मार्ग बदल जाना। ये वाला सी ऑप्शन ये सही है कि हमारा प्रिज्म है वो प्रकाश को तोड़ देता है, उसके कंस्टिट्यूएंट जो कलर्स होते हैं उसके जो अपघटन, मतलब जो भी उसके जिससे बना होता है प्रकाश 7 रंगों से, वो उन्हीं रंगों में तोड़ देता है। ठीक है। तो तितिर बितिर कर देता है, ये बात सही है, यानी सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला, हम लोगों ने ये क्वेश्चन की बात की थी अपनी लाइव क्लास में। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें कहा जाता है, खुद नहीं करती हैं तो अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिखे हैं। ट्रांसलूसेंट को हम लोग पारभासी कहते हैं। पारभासी जो वर्ड आया है, पारभासी वस्तुएं में वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती हैं, मतलब कुछ भाग, पूरा नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। किसी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से लिख लेते हैं। ठीक, किस पदार्थ का हमें नहीं पता, तो कोई पदार्थ होता है तो हम वहाँ पर इसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे एयर का है तो एयर लिख लेंगे, लेकिन पता नहीं तो हम इसे नहीं यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं एयर। किसके रिस्पेक्ट में, मान लो कि वाटर की रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं किसका किसके रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ से पता है हमको
किसी पदार्थ का वर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, हवा की जो स्पीड जो लाइट की होगी वो हवा में ऊपर लिख दो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, और कहाँ पे, हमारी एयर में ऊपर लिख दो, और नीचे क्या लिख दो, एयर, नीचे लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ, क्या लिख दिया हम, स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर रहेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा हमको, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट, हाँ एयर नहीं होगा, क्या होगा, मीडियम होगा, जिस पदार्थ, उस पदार्थ में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन, फिर से लिख दे, क्या रहेगा, जो हमारा यहाँ पे अपवर्तनांक है म्यू से लिख रहे हैं उसको, तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन मीडियम, वही वाला पदार्थ मीडियम उसे हम बोले रहे, ठीक है, अपान में स्पीड ऑफ, ऐसे लिख दो जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, एयर, इन एयर, नीचे एयर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है, डी वाला बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी आप फार्मूला यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, दूसरा लिखा है पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश चाल, और ये निरपेक्ष बोला जाता है, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, निरपेक्ष, और ये वाला रिलेटिव बोला जाता है, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल, अंतर क्या है उसमें, जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल वो एक ही बात है, ठीक है, पदार्थ लिखो या माध्यम लिखो, ठीक, ऊपर बस फर्क आ रहा है, यहाँ हवा में प्रकाश की चाल है और वहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुएं जो हमें स्वयं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को बेस कहा जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी वस्तुएं नहीं, स्पष्ट वस्तुएं नहीं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। फिर यहाँ पे चमकदार वर्ड किया, प्रदीप्त की जगह क्या, जो वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, ठीक है, तो फिर चमकदार वस्तुएं ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चमकदार वस्तुएं। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो डी वाला ऑप्शन हमें सही दिखाया, मतलब सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अपनी राय भी जरूर हमें बताएं कैसा रहा क्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, बाय बाय।